हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से पूजा एकेडमी में। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी प्रिपरेशन जून एग्ज़ाम के लिए कर रहे होंगे। तो आज की जो क्लास है ईदगाह कहानी के क्वेश्चन आंसर हम कर चुके थे। महत्वपूर्ण पंक्तियों की क्लास आज मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ। ईदगाह कहानी बहुत ही महत्वपूर्ण है और इसमें से क्वेश्चन पूछे भी गए हैं और आगे भी पूछे जाने के बहुत ज़्यादा चांस है। तो प्रेमचंद जी के द्वारा लिखी गई 1933 में बहुत ही महत्वपूर्ण और ये बहुत ही हृदय को स्पर्श करने वाली कहानी है। तो इसके जो क्वेश्चन आंसर है लाइन टू लाइन मैं डिस्कस कर चुकी हूँ, आप उस क्लास को भी जाके डिस्कस कर सकते हैं। तो आज की जो पंक्तियाँ हैं, हमारी सबसे पहली पंक्ति है, तो रमजान के पूरे 30 रोज़ों के बाद ईद आई है, तो कितना मनोहर सुहाना प्रभाव है, वृक्षों पर अजीब हरियाली है, खेतों में कुछ अजीब रौनक है, आसपास आसमान पर कुछ अजीब सी लालिमा है, आज का सूर्य देखो कितना प्यारा है, कितना शीतल है, यानी कि संसार को ईद की बधाई दे रहा है और गांव में कितनी हलचल है। तो ये लेखक की पंक्तियां हैं जो कि रमजान के बारे में, ईद के बारे में। ईदगाह ये हमारी कहानी है। ईदगाह का अर्थ होता है कि प्रार्थना करने का घर, प्रार्थना करने का स्थान। तो रमजान के 30 रोज़ों के बाद गांव में जब ईद आती है तो पूरे गांव में एक जश्न का माहौल होता है। और ये हमारी पंक्तियां बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कई बार पूरी पंक्ति पूछ ली जाती है तो, लेकिन कई बार पैराग्राफ से सिर्फ एक लाइन पूछ ली जाती है तो उसमें फंसने के चांस ज़्यादा होते हैं। इसलिए मनन करके पढ़ें और आप इसको अंडरलाइन करके या टिक करके पढ़ेंगे और इम्पोर्टेंट पॉइंट को आप अंडरलाइन कर सकते हैं। तो लेखक के द्वारा कही गई ये पंक्तियां हैं। तो चलते हैं नेक्स्ट पंक्ति पर। 3 कोस का पैदल रास्ता है, फिर सैकड़ों आदमियों से मिलना भेंटना, दोपहर के पहले लौटना असंभव है, लड़के सबसे ज़्यादा प्रसन्न है क्योंकि किसी ने एक रोज़ा रखा है तो किसी ने वो भी नहीं रखा है, लेकिन ईदगाह जाने की खुशी उनके हिस्से की चीज़ है। तो इसमें बताया गया है 3 कोस पैदल जाने का रास्ता था ईदगाह में जाने के लिए, मेला भी लगता है वहाँ पर। तो जो भी बात की गई है, बच्चे थे वो सबसे ज़्यादा खुश थे, किसी ने एक रोज़ा रखा था तो वो लड़के सबसे ज़्यादा खुश थे। हामिद और उसके दोस्त, उनको सबसे ज़्यादा खुशी थी, किसी ने तो एक रोज़ा भी नहीं रखा था क्योंकि रोज़ों से उनको क्या काम, उनको तो सिर्फ मस्तियाँ करनी थी, मेले में घूमना था, ईदगाह में नमाज अदा करने के लिए जाना था। तो ये भी लेखक की पंक्तियाँ हैं। तो आपको पढ़ने के बाद पता चल ही जाएगा अगर आप इसको एक बार अच्छे से मन लगा के पढ़ेंगे। तो नेक्स्ट पंक्ति है, सबसे ज़्यादा प्रसन्न था हामिद, वह 4-5 साल का गरीब सूरत दुबला लड़का है। बहुत इंपॉर्टेंट पंक्ति है, कई बार पूछ लिया जाए कि ये किस कहानी की है, और ये बिल्कुल ही इस तरह की पंक्तियाँ कई बार पूछ ली जाती हैं, वन लाइनर। तो इसको आपको अच्छे से इम्पोर्टेंट मार्क कर लेना है। 4-5 साल का लड़का, गरीब लड़का था हामिद कहानी के अंदर। तो लेखक की ही पंक्तियां हैं। फिर उसके बाद है, आशा तो बड़ी चीज़ होती है, फिर बच्चों को आशा और उसकी कल्पना तो राय का पर्वत बना लेती है। तो ये हामिद और उसकी दादी थी अमीना। तो वो कहती है कि हामिद के पास नई टोपी नहीं थे, नए जूते नहीं थे, नए कपड़े नहीं थे, लेकिन फिर भी उसके अंदर एक बड़ी आशा थी क्योंकि उसके माँ बाप, वो सोचता था कि बहुत सारी चीज़ें लेकर आएंगे, तब लेकर आएंगे तो वो बहुत सारा खेलेगा और मज़ा करेगा, लेकिन उसको पता ही नहीं था कि उसके माँ बाप गुजर चुके हैं। तो यहाँ पर उसकी अमीना जो दादी होती है कहती है, आशा तो बड़ी चीज़ होती है, अगर किसी को किसी चीज़ पे भरोसा या विश्वास होता है तो वो बड़ी चीज़ है। तो छोटे से हामिद ने बड़े आदमियों की तरह बिहेव किया इस कहानी के अंदर। तो आशा तो बड़ी चीज़ है कहानी, और ये दोनों पंक्तियाँ बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको इम्पोर्टेंट आप मार्क कर सकते हैं। क्या पता आपकी बार ये वाली पंक्ति पूछ ली जाए और पूछ लिया जाए कि ये किस कहानी की है। तुम डरना नहीं अम्मा, मैं सबसे पहले आऊँगा। तो जब हामिद ईदगाह में जाने लगता है मेले में अपने दोस्तों के साथ, तो उसकी बूढ़ी दादी अम्मा पीछे रह जाती है घर में। तो अपनी दादी से कहता है कि तुम डरना नहीं अम्मा, मैं सबसे पहले आऊँगा। अगर हमने कहानी नहीं पढ़ी, बाई चांस ये पंक्ति पूछ ली जाए तो पता नहीं चल सकता हमें कि किसके बारे में बात हो रही है। तो थोड़ा सा पता होना जरूरी है क्योंकि एक कहानी ही नहीं है, बहुत सारी कहानियाँ हैं, तो मिक्स हो जाती हैं कई बार पंक्तियाँ। तो तुम डरना नहीं, तो हामिद अपनी दादी अमीना को कहता है कि मैं जल्द आऊँगा, मैं सबसे पहले आ जाऊँगा तेरे पास लौट के मेले से और ईदगाह से। तो हामिद की पंक्तियाँ हैं, दादी से कहता है। तो नेक्स्ट हमारी जो पंक्ति है, शहर का दामन आ गया, सड़क के दोनों ओर अमीरों के बगीचे हैं, पक्की चारदीवारी बनी हुई है और पेड़ों में आम और लीचियाँ लगी हुई हैं। तो जैसे ही गांव ख़त्म होता है तो शहर का दामन आ गया, यानी कि शहर में वो प्रवेश कर चुके थे हामिद और उसके दोस्त,
और सड़क के किनारे पर अमीरों के बगीचे नजर आने लगे थे और पक्की चारदीवारी थी, उनके सुंदर सुंदर घर थे और पेड़ों पर आम और लीचियाँ लगे हुए थे, जो भी रास्ते में उन्होंने पेड़ देखे। तो आपको ध्यान रखना है कि ये पंक्ति भी ईदगाह कहानी की है और ये लेखक के द्वारा कही गई पंक्तियाँ हैं। तो उसके बाद है हमारी यह अदालत है, यह कॉलेज है, यह क्लब है और इतने बड़े कॉलेज में कितने लड़के पढ़ते होंगे। सब लड़के नहीं, जो बड़े बड़े आदमी हैं, सच उनकी बड़ी बड़ी मूछें हैं। तो ये भी कहानीकार की इम्पोर्टेंट पंक्ति है। तो ये वाली जो पंक्ति है इसमें से आ चुकी है। ये पंक्ति जो ये फुल जो पैराग्राफ है ये नहीं पूछा गया था, सिर्फ यही कि इतने बड़े तो बड़े बड़े आदमी पढ़ते हैं, आगे वाली जो लाइन है वो पूछी गई थी। तो इसको भी आप इम्पोर्टेंट मार्क कर सकते हैं। कहानी में ये भी पूछा जा सकता है कि जब हामिद मेला देखने जाता तो रास्ते में उसको क्या क्या दिखाई दिया था, जैसे कि अदालत, फिर कॉलेज, फिर क्लब दिखाई दिया था उसको। तो इसका जो हाफ पार्ट है वो नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। तो ये वाली है जो पंक्ति ये इम्पोर्टेंट है। ये जो 27 अगस्त को हमारा एग्ज़ाम हुआ था 2024 में, जून का जो एग्ज़ाम कैंसिल होने के बाद 27 अगस्त को जो एग्ज़ाम हुआ है उसमें ये पंक्ति पूछी गई थी। इतने बड़े हो गए हैं, अभी तक पढ़ते जाते हैं, न जाने कब तक पढ़ेंगे और क्या करेंगे इतना पढ़कर। तो लेखक की पंक्तियाँ हैं। जो बच्चे अपने मनों में जो बात सोचते हुए जा रहे हैं, हामिद और उसके जो मित्र हैं, तो ये आप इम्पोर्टेंट मार्क कर सकते हैं। इतने बड़े हो गए हैं, अभी तक पढ़ते हैं। तो नेक्स्ट हमारी जो पंक्ति है, चलो मनो आटा पीस डालती है, जरा सा बैट को पकड़ लेगी तो हाथ कांपने लगेंगे, सैकड़ों घड़े पानी रोज निकालती है, 5 घड़े तो तेरी भैंस ही पी जाती है, किसी मेम को 1 घड़ा पानी भी भरना पड़े तो आंखों तक अंधेरी आ जाए। तो यहाँ पर वो बच्चे बातें करते हैं, जब वो अमीरों के घर देखते हैं तो उनकी जो वाइफ होती है, मेम होती थी, तो उनके बारे में वो बात करते हैं कि ये मेम जो बैट से खेल रही थी उनको दिखाई देती हैं कि हमारी दादी को अगर बैट पकड़ने के लिए बोले तो उनका हाथ तो काँप ही जाएगा। लेकिन फिर वो तारीफ़ करते हुए कहता है, मोहसिन की ये पंक्तियाँ हैं कि जो हमारी दादी है वो इतने घड़े पानी निकाल देती हैं डेली, और अगर उसको मेम को 1 घड़ा पानी भरने के लिए भी कहेंगे तो वो शहर की औरतें जो है नहीं निकाल पाएंगी, लेकिन जो गांव की औरतें हैं वो काफ़ी भारी भरकम काम कर लेती हैं। तो मोहसिन की ये पंक्तियाँ हैं, आ सकती हैं, तो इम्पोर्टेंट मार्क कर सकते हैं आप, क्योंकि मैंने जो इम्पोर्टेंट चीज़ें वही यहाँ पर डिस्कस की हैं। तो हमारी अम्मी जान का तो हाथ कांपने लगे अल्लाह कसम, छोटी सी पंक्ति है लेकिन पूछ ली जाए कई बार। तो महमूद की पंक्ति है, वो कहते हैं कि हमारी अम्मी जान अगर बैट पकड़ ले हाथ में तो उसका तो अल्लाह कसम हाथ ही कांपने लगेगा। तो हाँ, उछल कूद तो नहीं कर सकती, लेकिन उस दिन मेरी गाय खुल गई थी और चौधरी के खेत में जा पड़ी थी, तो अम्मी इतना तेज़ दौड़ी थी कि मैं उन्हें पा भी नहीं सका था। तो फिर से मोहसिन की पंक्तियाँ हैं। मोहसिन कहता है कि हाँ, उछल कूद तो इतनी नहीं करती जो शहर की मेम करती हैं, लेकिन दादी अम्मा उस दिन जब गाय छूट गई थी तो इतना तेज़ दौड़ी थी कि मुझे तो नज़र भी नहीं आई, इतनी देर में चौधरी के खेत में गाय को पकड़ने के लिए वो पहुंच गई थी। तो ये मोहसिन की पंक्तियां हैं। तो नेक्स्ट जो है, जमुराती का बछुआ उस दिन खो गया था, 3 दिन हैरान हुए और कहीं नहीं मिला, तो झक मारकर चौधरी के पास गए और चौधरी ने तुरंत बता दिया कि मवेशी खाने में है और वहीं मिला था। तो ये जमुराती एक और इसके अंदर कैरेक्टर आया है। तो ये उस टाइम की बात है जब रास्ते में बातें करते हुए चलते हैं और जो चौधरी साहब की अमीरी को देखकर बात करते कि इसने किसी जिन्नात को पकड़ रखा है और उसी से ये अमीर हुआ है, और उसी से पूछ कर ये सबकी खोए हुए बछड़ों को भी बता देता है, गाय को भी बता देता है। तो ये उसी टाइम की पंक्ति है, ये मोहसिन के द्वारा कही गई पंक्ति है। नेक्स्ट है, ईदगाह कहानी में रास्ते में जाते हुए उन्होंने क्या क्या देखा था। तो ये क्वेश्चन बन सकता था, मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया है कई बार, तो कुछ भी हमें छोड़ना नहीं है। तो अदालत देखी थी उन्होंने पहले ही, फिर कॉलेज, फिर क्लब, फिर हलवाई की दुकान आई, फिर पुलिस लाइन आई थी, और बाद में वो और भी खेलते खेलते बहुत सारी चीज़ें उन्होंने की थी मेले के अंदर। तो नेक्स्ट है हमारी, यह कीमती, यह कांस्टेबल पहरा देते हैं यहाँ पर, तुम बहुत जानते हो अजी हजरत, यह चोरी करते हैं, शहर के जितने भी चोर डाकू हैं सब इनके मोहल्ले में जाकर जागते रहो जाते रहो पुकारते रहते हैं। तो यहाँ पर मोहसिन अपने मामा के बारे में बताता है। उसका मामा, मोहसिन का मामा एक कांस्टेबल था। वो कहता है सबसे बड़े चोर तो ये पुलिस वाले ही हैं, जो, क्योंकि उसका मामा
एक ही रुपया कमाता था महीना भर, लेकिन 50 रुपये घर भेजता था, तो वो रिश्वत लेता था चोरों से। तो इसलिए यहाँ पर ये पंक्ति है। तो कांस्टेबल का नाम आया, तो याद रखिए इस लाइन से रिलेट कर सकते हो। मोहसिन उसका मामा था कांस्टेबल। तो आप जान जाएंगे कि ये ईदगाह कहानी की पंक्ति है। तो नेक्स्ट पंक्ति है, मेरे मामू एक थाने में कांस्टेबल है। फिर ये आ चुकी है लाइन, वह बरस रुपया महीना पाते थे, लेकिन 50 रुपये घर भेजते थे। अल्लाह कसम, मैंने एक बार पूछा कि मामू आप इतने रुपए कहाँ से पाते हैं, तो हंसकर कहने लगे बेटा अल्लाह देता है। तो ये मोहसिन की पंक्तियाँ उसके मामा के बारे में, जो कि अपने दोस्तों को उनके बारे में बताता है कि कैसे उसका मामा रिश्वत लेता था चोरों से। तो हराम का माल हराम में जाता है, अल्लाह इन्हें सज़ा खूब देता है। तो मोहसिन कहता है कि हराम का माल हराम में जाता है, क्योंकि बाद में उसके मामा के घर में आग लग जाती है और सब कुछ जल जाता है और उनको कई रातें पेड़ के नीचे बितानी पड़ती हैं। तो नेक्स्ट जो हमारी पंक्ति है, सहसा ईदगाह नजर आई। तो उन बच्चों को चलते हुए ईदगाह नजर आ गई थी। ऊपर इमली के घने वृक्षों की छाया है और नीचे पक्का फर्श है जिस पर जाजम बिछा हुआ है, और रोजेदारों की पंक्तियां एक के पीछे न जाने कहाँ तक चली गई हैं। पक्की जगह के नीचे जहाँ तक जाजम भी नहीं बिछा हुआ, यानी जो भी मैट्रेस बिछे हुए हैं, मैट बिछा हुआ है बैठने के लिए, आसन बिछा हुआ था, तो उसके पार वो चले गए थे, क्योंकि जहाँ पर वहाँ मैट नहीं बिछा हुआ था तो वहाँ पर भी लाइन पहुँच गई थी। इतने लोग इकट्ठा हुए थे ईदगाह पे। तो ये आपको बिल्कुल समझ में भी आ जाएगी। तो रोजेदारों की बात हुई है, पंक्तियों की बात हुई है, तो आप इसे समझ जाएंगे। तो नेक्स्ट जो ये लेखक के द्वारा कही गई बातें हैं, तो नए आने वाले आकर पीछे की कतार में खड़े हो जाते हैं। आगे जगह नहीं है तो यहाँ कोई धन और पद नहीं देखता, इस्लाम की निगाह में सब बराबर हैं। तो इन पंक्तियों को, ये बहुत बड़ा पैराग्राफ था इसलिए मैंने इनको डिवाइड कर दिया है ताकि अच्छे से समझ में आ जाए, और कोई एक लाइन पूछ ली जाए तो उसका भी हम अंदाज़ा लगा सकें। तो नए आने वाले आकर पीछे पंक्तियों में खड़े हो जाते थे एक के पीछे अपने आप ही। यहाँ पर कोई धन नहीं देखता, कोई किसी की पोस्ट या पद नहीं देखता है, तो भगवान के घर में सब बराबर होते हैं। नेक्स्ट है, कितना सुंदर संचालन है, कितनी सुंदर व्यवस्था है। लाखों सिर एक साथ झुक जाते हैं, फिर सबके सब एक साथ खड़े हो जाते हैं। तो कई बार यह क्रिया दोहराई जाती है, जैसे कि बिजली की लाखों बत्तियां एक साथ प्रदीप्त हों और एक साथ बुझ जाए, तो यही क्रम चलता रहे। तो बिजली की बत्तियों की तरह जैसे एक साथ लाखों बत्तियां जली जाए, ऐसे ही सारे जो लोग नमाज अदा करने के लिए उसमें ईदगाह में खड़े थे, तो ऐसे ही नजर आ रहे हैं जैसे लाखों बत्तियां एक साथ जला दी गई हों और एक साथ बुझ गई हों। तो आप इसे अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो एक साथ लाखों सर झुक जाते हैं नमाज अदा करने के लिए। तो ईदगाह कहानी की ये पंक्तियां हैं। तो नेक्स्ट है, कितना अपूर्व दृश्य था जिसकी सामूहिक क्रियाएं विस्तार और अनंतता हृदय की को श्रद्धा, गर्व और आत्मानंद से भर देती थी। मानो भ्रातृत्व का एक सूत्र इन समस्त आत्माओं को एक लड़ी में पिरोए हुए है। तो इस पंक्ति से नहीं पता चलेगा किस कहानी की है, तो इसको आप अच्छे से पढ़ेंगे कि कितना अपूर्व दृश्य था ईदगाह का, कि सब सामूहिक क्रियाएं एक साथ की जाती हैं। वहाँ पर रोजेदार सब सामूहिक रूप से खड़े हुए हैं और हृदय उनका श्रद्धा से और गर्व से भर जाता है, आत्मा उनकी आनंद से भर जाती है, और सबको एक भाईचारे के सूत्र में, समस्त को जैसे आत्माओं को एक लड़ी में, भाईचारे की लड़ी में पिरो देती है सभी आत्माओं को, जो वहाँ पर ईद में नमाज अदा करने के लिए खड़े थे ईदगाह में। तो ये लेखक की पंक्तियाँ हैं। नेक्स्ट है, यह देखो हिंडोला, एक पैसा देकर चढ़ जाओ। तो पूछा जाए कई बार तो हिंडोला, क्योंकि इसमें पता भी नहीं चलेगा और बहुत ही ज़्यादा दिमाग को हिलाने वाली पंक्ति हो जाती है इस तरह से। तो आपको ध्यान रखना कि हिंडोले वाली बात आई थी ईदगाह कहानी में, तो उस एक पैसे में देकर चढ़ जाओ। तो ये लेखक की पंक्तियाँ हैं। नेक्स्ट है, लेकिन लड़के इतने त्यागी नहीं होते, विशेष करके जब अभी नया नया शौक है। तो ये उनके बारे में बात की गई है कि जब वो हामिद के सारे दोस्त खिलौने खरीद लेते हैं, लेकिन वो अपनी दादी के लिए एक चिमटा खरीदता है, लेकिन उसका मन अंदर ही अंदर ललचाता है। आखिर था तो वो भी एक छोटा सा बच्चा ही, लेकिन उसने अपने मन को मारकर उसने अपनी दादी के लिए वो एक चिमटा खरीदा, ना कि खिलौने खरीदे और मिठाइयाँ खरीदी। तो लड़के इतने त्यागी नहीं होते, तो किसी ने भी उसको अपने खिलौने नहीं दिखाए थे, यही बात इसमें कही गई है। तो लेखक के द्वारा कही गई पंक्ति है और उसके दोस्तों की ये के बारे में बात की गई है। तो नेक्स्ट है, मेरा भिजती रोज पानी
दे जाएगा सांझ सवेरे। तो ये कुछ पंक्तियाँ थी, इनको मैंने क्वेश्चन फॉर्म में यहाँ पे लगा दिया है। कई बार मैचिंग करने के लिए आ जाए किसने कौन-सा वो खिलौना खरीदा था और उनके खिलौने क्या-क्या करते थे, तो दोनों ही बातें इम्पोर्टेंट हैं। तो इनको भी आपको अच्छे से मार्क कर लेना कि मेरा भिश्ती रोज़ पानी दे जाएगा, सांझ सवेरे। तो मोहसिन कहता है इस बात को क्योंकि मोहसिन ने भिश्ती खरीदा था। और मेरा सिपाही घर का पहरा देगा, कोई चोर आएगा तो फ़ौरन बंदूक को फ़ैर कर देगा। तो महमूद कहता है क्योंकि महमूद ने सिपाही खरीदा था। तो और मेरा वकील खूब मुकदमा लड़ेगा, नूरे कहता है। और मेरी धोबिन रोज़ कपड़े धोएगी। तो ये सम्मी की लाइन है, धोबिन खरीदा था और उसने खंजरी भी खरीदा था, जो कि मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया है। सम्मी ने 2 खिलौने खरीदे थे। तो हामिद खिलौने की निंदा करते हुए कहता है क्योंकि उसके पास तो ज़्यादा पैसे नहीं थे, उसने खिलौने खरीदे नहीं थे। तो हामिद खिलौने की निंदा करते हुए कहता है कि मिट्टी ही के तो हैं, गिरे तो चकनाचूर हो जाएंगे। लेकिन ललचाई हुई आंखों से खिलौनों को देख रहा है और चाहता है कि जरा देखे और उनको हाथ में ले सकता। काश कि वो सोचता है मन में, और उसके हाथ अनायास ही लपकते हैं, लेकिन लड़के इतने त्यागी नहीं होते। तो जब वो अपने अपने खिलौने दिखाते वहाँ पर उसकी आंखें तो ललचाती, लेकिन मन को उसने मजबूत किया हुआ था। लेकिन आखिर वो था एक छोटा सा बच्चा, वही बात बताई है कि किसी ने उसको हाथ में भी लेने को नहीं दिया। तो वो चाहता था कि वो हाथ में ले और उन खिलौनों को छू कर देखे, लेकिन लड़के इतने त्यागी नहीं होते। ये वाली बात यहाँ पर आ चुकी है, कई बार सिंगल लाइन में पूछ ली जाए पैराग्राफ की बजाय। तो लड़के इतने त्यागी नहीं होते, जबकि उन्होंने नए नए खिलौने अभी खरीदे हैं, काफ़ी दिन नहीं हुए हैं उनको खेलते हुए। क्योंकि किसी चीज़ का जब नाव नया नया चाव होता है, थोड़े दिनों का चाव, फिर वो मिट जाता है। जैसे कि जब हम कोई भी क्लास अटेंड करते हैं तो स्टार्टिंग में तो बहुत चाव होता है और डेली हम क्लास ले लेते हैं, लेकिन डे बाय डे, दिन प्रतिदिन वो क्लास देखने का या पढ़ने का जो हमारा है मन, वो बिल्कुल नहीं करता है टाइम के साथ बढ़ने के साथ। तो यही बात है हम सीख सकते हैं इस कहानी के ज़रिए। तो कहानी के अंदर बहुत गहरी बातें छिपी हुई है अगर हम मनन करें तो। तो नेक्स्ट है कि अम्मा चिमटा देखते ही दौड़कर मेरे हाथ से ले लेगी और कहेगी मेरा बच्चा अम्मा के लिए चिमटा लाया है। तो कितना अच्छा लड़का है। इन लोगों के खिलौनों पर कौन इन्हें दुआएं देगा। बड़ों की दुआएं तो सीधे अल्लाह के दरबार में पहुंचती हैं और तुरंत सुनी जाती हैं। तो ये हामिद की पंक्तियां हैं, जो कि मन ही मन सोच रहा होता है कि मेरी दादी बहुत खुश होगी इस चिमटे को देखकर, क्योंकि उनकी हाथों की उंगलियां जल जाया करती थी। तो ये इसकी कल्पना है और ये कल्पना उसकी सच भी हो जाती है जब वो घर पे चिमटा लेके जाता है अपनी दादी के पास। इससे आप पता कर सकते हैं कि इन लोगों के खिलौने से इनको कौन दुआएं देगा। बड़ी दुआएं सीधे ही, बड़ों की दुआएं सीधे अल्लाह के पास जाती है। ये एक पंक्ति पूछ ली जाए बाई चांस कि बड़ों की दुआएं सीधे अल्लाह के पास जाती है और तुरंत सुनी जाती है कि किस कहानी की है या ये किसके द्वारा कही गई है। तो ये हामिद की कल्पना थी और ये ईदगाह कहानी की पंक्तियाँ हैं। तो नेक्स्ट है हमारी, मैं भी इसमें मिजाज क्यों सहूँ, मैं गरीब सही लेकिन किसी से कुछ मांगने तो नहीं जाता ना। तो ये हामिद की पंक्तियाँ हैं। वो भी कहता है कि मैं भी क्यों इनके उसमें आऊँ झांसे में कि इन्होंने वो खरीद लिए हैं खिलौने, मिठाइयाँ खा ली हैं, कि ये अमीर है, मैं चाहे गरीब हूँ लेकिन किसी से मांगता नहीं हूँ। तो एक खुददार बच्चा था हामिद इस कहानी के अंदर। तो नेक्स्ट है कि फिर इन लोगों से पूछूंगा कितने खिलौने लोगे तुम, एक की टोकरियाँ भर के खिलौने दूंगा और दिखा दूंगा कि दोस्तों के साथ इस तरह का सलूक किया जाता है। तो हामिद एक छोटा सा बच्चा ज़रूर था, लेकिन उसकी सोच बहुत ही ऊंची थी, क्योंकि वो सोचता था कि मेरे मम्मी और मेरा अब्बा और मेरी अम्मा आएंगे लौट कर, तो जब वो सामान लेकर आएंगे, पैसा लेकर आएंगे, तो मैं मेरे दोस्तों को टोकरियाँ भर भर के खिलौने दूंगा, जो कि ये मुझे अब खिलौने से खेलने नहीं देते हैं। तो इतना बड़ा दिल रखता था कि मैं इनको टोकरियाँ भर भर के खिलौने दूंगा और इनको मैं बताऊंगा कि दोस्ती क्या होती है और दोस्तों के साथ क्या सलूक किया जाता है। ये जो लाइन है, ये पंक्ति है, हामिद के इतने छोटी सी उम्र के अंदर इतने ऊंचे विचारों को दर्शाती है। तो बहुत ही अच्छी पंक्ति भी है और हमें भी ऐसा ही होना चाहिए कि मिल बांट के ही सब कुछ हमें यूज़ करना चाहिए। जो चीज़ हमें हमारे पास है वो हमें जानने वालों को या ज़रूरतमंदों को ज़रूर देनी चाहिए। तो हामिद की ये पंक्तियाँ आप मार्क कर सकते हैं। तो नेक्स्ट है तुम्हारे काम का नहीं है जी।
तो ये वो पंक्ति है जब वो चिमटा लेने जाता है दुकान पे, क्योंकि वो उसके साथ कोई बड़ा आदमी नहीं होता। एक छोटा सा बच्चा जब चिमटे के बारे में पूछता है तो दुकानदार कहता है कि तुम्हारे काम की नहीं है जी। तो दुकानदार की ये पंक्तियां हैं और वो हामिद को कहता है, क्योंकि वो चिमटे के बारे में मोल भाव करने लगा था और उसके साथ कोई बड़ा ना देख कर दुकानदार ने उसको जो चिमटा था उसके रेट है, जो प्राइस है, वो ज़्यादा बता दिया था। तो इसीलिए नेक्स्ट पंक्ति में हम देखते हैं, वो पूछता है कि इसकी कीमत क्या है, तो 6 पैसे लगेंगे। तो हामिद का दिल बैठ जाता है ये बात सुनते ही। ठीक ठीक ठीक, 5 पैसे लगेंगे, लेना है तो ले लो, नहीं तो चलते बनो। हामिद ने कलेजा मजबूत करके कहा कि 3 पैसे लोगे, और यह कहते हुए आगे बढ़ गया कि दुकानदार की घुड़कियां न सुननी पड़े। लेकिन दुकानदार ने घुड़कियां नहीं दी, बुलाकर चिमटा दे दिया। तो दुकानदार और हामिद की कन्वर्सेशन थी, आखिर उसने 3 पैसे में उसको चिमटा दे दिया, क्योंकि उसके साथ कोई बड़ा नहीं था, इसलिए उसने ज़्यादा कीमत बोल दी थी, ऐसा लगता है मुझे ये कहानी पढ़ते हुए। तो उसने जब मोल भाव करने पर उसको 3 पैसे में ही वो चिमटा दे दिया, और वो बहुत ही खुश हुआ हामिद जब उसको 3 पैसे में चिमटा मिल गया। तो उसने क्या किया, चिमटे का मानो बंदूक है और शान से अकड़ता हुआ संगियों के पास गया। तो उसने उस चिमटे को अपने कंधे पे रख लिया मानो कि बंदूक है। तो ये पंक्ति आ सकती है, और फिर वह अकड़ता हुआ अपने दोस्तों के पास गया। तो ये हामिद की पंक्ति है और ये लेखक के द्वारा ही बताई गई है, और ये ईदगाह कहानी की पंक्ति, आप इसको याद रखेंगे। तो हामिद ने चिमटे को बंदूक की तरह माना था। खिलौने क्यों नहीं है, खिलौना क्यों नहीं है, तो हामिद के दोस्त उसे चिढ़ाते हैं। जब उसने चिमटा खरीदा तो वो सब हंसने लग जाते हैं, कहते ये क्या कोई खिलौना है। कहता खिलौना क्यों नहीं है, अभी कंधे पर रखा बंदूक हो गई, हाथ में ले लिया फिकिरों का चिमटा हो गया। चाहूँ तो मैं इससे मंजीरे का काम भी ले सकता हूँ, और एक चिमटा जमा दूँ तो तुम लोगों के सारे खिलौनों की जान निकल जाए, और तुम्हारे खिलौने कितना ही जोर लगाएं, मेरे चिमटे का बाल बांका भी नहीं कर सकते हैं। बहादुर शेर है चिमटा। तो अपने चिमटे को बहादुर शेर कह के पुकारता है। तो इन पंक्तियों से आपको पता चल जाएगा कि ये ईदगाह कहानी की पंक्तियां हैं। तो नेक्स्ट हमारी जो पंक्ति है, मेरा बहादुर चिमटा है, आग में, पानी में, आंधी में, तूफान में बराबर डटकर खड़ा रहेगा। फिर से ये हामिद की ही पंक्तियां हैं। बहादुर शेर कहता है, रुस्तम हिंद कहता है अपने चिमटे को। तो इन नामों को आपको मार्क कर लेना है, बहादुर शेर और रुस्तम हिंद। तो उसके पास न्याय का बल है और नीति की शक्ति है। तो लेखक कहता है इन पंक्तियों को कि जैसे तो उसने चिमटा खरीदने के पास तो उसके पास तो न्याय करने का एक बल मिल गया है उसको, जैसे, और उसको तो जैसे शक्ति आ गई हो हामिद के अंदर। छोटी सी पंक्ति है, अच्छे से आप इसको याद करेंगे, ये किसके बारे में कही गई है। उसके पास तो न्याय आ गया है हामिद के पास। तो नेक्स्ट है, एक और मिट्टी और दूसरी ओर लोहा, जो इस वक्त अपने को फौलाद कह रहा है। तो उसका चिमटा जीत जाता है और सब उस पर मोहित हो जाते हैं। एक ओर है मिट्टी के खिलौने, दूसरी ओर है लोहे का चिमटा। तो ये लेखक की पंक्तियां हैं, हामिद और उसके दोस्तों के खिलौनों के बारे में बात की जा रही है। तो आप याद रखेंगे, क्योंकि एक टोकरी भर मिट्टी कहानी भी हमारे लगी है। तो आप कन्फ्यूजन ना रखें, कन्फ्यूज ना हो जाएं, याद रखें कौन सी बात कहाँ पे फिट बैठती है। तो ईदगाह कहानी की है कि मिट्टी के खिलौने और लोहे का चिमटा। तो नेक्स्ट, वह अजय है, घातक है, अगर कोई शेर आ जाए तो मियाँ भिश्ती के छक्के छूट जाएंगे, और जो मियाँ सिपाही मिट्टी का बंदूक छोड़कर भागे और वकील साहब की नानी मर जाए और चोगी में मुंह छिपाकर जमीन पर लेट जाए। तो ये जैसे तो वो इतना जीत गया था उनके दोस्तों के खिलौनों के सामने, क्योंकि वो मिट्टी के थे और ज़मीन पे गिरते ही मिट्टी भी हो गए थे बाद में। तो वो अजय बिल्कुल जीत चुका था, यानी उसको तो शायद कोई हरा ही नहीं सकता है, और उसके चिमटे पर जैसे कोई घात भी नहीं कर सकता। लेकिन जो उनके जो मिट्टी के खिलौने थे वो तो झटपट टूटने वाले थे, या उन पर तो कोई भी अटैक कर सकता था। तो ये बात है लेखक के द्वारा कही गई और ईदगाह कहानी की। नेक्स्ट है, आग में बहादुर ही कूदते हैं जनाब, तुम्हारे वकील सिपाही और भिश्ती लोंडियों की तरह घर में घुस जाएंगे, और आग में वह काम है जो यह रुस्तम हिंद ही कर सकता है। तो वो कहते हैं कि तुम्हारा चिमटा तो डेली आग में जलेगा। तो फिर वो इसका बात का जवाब देते हुए कहता है हामिद, आग में बहादुर ही कूदते हैं जनाब, तुम्हारे वकील और सिपाही भिश्ती तो लोंडियों की तरह घर में छुप जाएंगे और मुंह को छिपा लेंगे, और वो आग में नहीं कूद पाएंगे। तो ये मेरा रुस्तम हिंद, ये आप इंपॉर्टेंट मार्क करें कि उसने चिमटे को रुस्तम हिंद कहकर पुकारा था। तो ये हामिद की पंक्तियां हैं, जवाब देता है करारा जवाब अपने दोस्तों को। तो नेक्स्ट हमारी पंक्ति है, मोहसिन की छोटी बहन दौड़कर भिश्ती उसके हाथ से छीन लिया और मारे खुशी के उछली तो मियाँ भिश्ती नीचे आ गिरे और सुरलोक में सिधार गए।
तो जब वो सारे उसके दोस्त घर में अपने खिलौनों को लेकर आते हैं तो सबसे पहले मोहसिन की बहन ने उसके भिश्ती को तोड़ दिया था। उसने खुशी के मारे छलांग लगा दी उसकी तरफ और वो छीना झपटी में नीचे गिर गया उसका खिलौना। तो ये लेखक की पंक्तियां हैं। तो मोहसिन और उसकी बहन लड़ने लगे थे तो मोहसिन तो वहीं जैसे हार गया था। तो नेक्स्ट पंक्ति है, पंखे की हवा से या पंखे की चोट से वकील साहब स्वर्गलोक से मृत्युलोक में आ रहे हैं, उनका माटी का चोला माटी में मिल गया है। तो फिर उसका सिपाही की बात की जा रही है। तो ये पंखे की हवा से जैसे ही उन्होंने पंखा चलाया उसने दीवारों पर खुटियाँ बांधकर उस पे उसके सिपाही को रख दिया था। तो पंखे की हवा लगते ही उसका वकील साहब स्वर्ग सिधार गया था। नूरे का वकील, तो तुम्हारी उंगलियां तवे से जल जाती थी, इसलिए मैंने इसे लिया है। बुढ़िया का क्रोध तुरंत स्नेह में बदल गया, और स्नेह भी वह नहीं जो प्रगल्भ होता है और जो अपनी सारी कसक शब्दों में बिखेर देता है। यह मूक स्नेह था, खूब ठोस और रस और स्वाद से भरा हुआ। तो ये अंतिम पंक्तियां थी। पहले तो जब हामिद को देखती है कि ये तू क्या लेकर आया है तूने, तो उसकी दादी को बड़ा गुस्सा आता कि पूरे दिन मेले में घूमा है और ना कोई उसने मिठाई खाई, ना कोई और चीज़ खाई, ना उसने कोई झूला झूला। तो उसकी दादी को एक बार तो बहुत गुस्सा आता है, लेकिन जब वो बोलता है दिल को मजबूत करके तुम्हारी उंगलियां जल जाती थी, तो बुढ़िया अम्मा का दिल तभी पिघल जाता है और उसका स्नेह ऐसे उभर कर आता है कि दिखावटी प्रेम नहीं था, उसका गहराई वाला प्रेम, सच्चा प्रेम था उसकी दादी का। तो यही पंक्तियां इसमें बताई गई हैं। तो इससे आप पता कर सकते कि हामिद की पंक्तियां हैं और दादी का स्नेह दिखाया गया है। तो नेक्स्ट है, बच्चे हामिद ने बूढ़े हामिद का पार्ट खेला था। बुढ़िया अमीना बालिका अमीना बन गई थी। वह रोने लगी और दामन फैलाकर हामिद को दुआएं दी जाती रही थी और आंसू की बड़ी बड़ी बूंदें गिरती जाती थी। हामिद इसका रहस्य क्या समझता। तो ये लेखक की पंक्तियां हैं। तो ये लास्ट पंक्तियां भी हैं। तो बच्चे हामिद ने जैसे एक बूढ़े हामिद का रोल अदा किया था इस कहानी के अंदर, कि वो अपनी बूढ़ी दादी के लिए एक बड़ा हामिद बन गया था और अपनी बूढ़ी दादी जैसे कि बालिका बन गई थी, एक छोटी सी बच्ची जैसे उसका ख्याल रखा है उसने। तो हामिद कितना गहरा बच्चा था, कितनी गहरी सोच वाला बच्चा था, इसमें यही दिखाया गया है। और अपने दामन को फैलाकर उसके लिए दुआएं देने लगी और आंसू आ गए उसके खुशी की आंखों में। तो सोचती है कि उसका पोता हामिद कितना उसके लिए सोचता है। तो उसके इस प्रेम को, उसके इस रहस्य को क्या समझता वो छोटा सा बच्चा जो उसकी दादी उस पर लुटाई जा रही थी। तो ये लेखक की पंक्तियां हैं। यहीं पे हमारी ये सारी पंक्तियां भी फ्रेंड्स कंप्लीट हो चुकी हैं। बहुत ही अच्छी थी कहानी, बहुत ही अच्छी लगी मुझे। और नेक्स्ट एक दो चीज़ और मैंने इसमें ऐड की है। तो हामिद के दोस्त उससे कितने बड़े थे उम्र में, तो एक एक और दो दो वर्ष बड़े थे। तो हामिद उनमें सबसे छोटा था। कई बार ये क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है। तो जैसे ही मैंने पंक्तियां कंप्लीट की थी तो एक क्वेश्चन और निकल के आ गया था, तो इसको भी आपको याद करना है। यहीं पे आज हमारी पंक्तियों वाली क्लास होती है कंप्लीट। तो नेक्स्ट क्लास के अंदर मैं कोई नेक्स्ट कहानी फिर से लेकर आऊँगी। तो कहानियों में बहुत गहराई छिपी हुई है, इसलिए आप मन लगा कर पढ़ें और पंक्तियों को लाइन टू लाइन अंडरलाइन करके पढ़ें। जो भी चीज़ इंपॉर्टेंट है उसको अपनी नोटबुक में नोट करके रखें। तो ये एग्ज़ाम में बहुत काम आने वाली है। हर चीज़ को हमें इम्पोर्टेंट करके ही पढ़ना है कि क्या पता कहाँ से क्वेश्चन आ जाए। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको ये कहानी बहुत अच्छी लगी होगी और आपने इसे काफ़ी कुछ सीखा भी होगा कहानी से, और पंक्तियाँ आपको एक बार पढ़ते ही याद हो जाएं। तो मेरी यही दुआ है, जैसे कि दादी अमीना अपने पोते को दुआ देती है। तो आप सभी का एग्ज़ाम अब की बार ज़रूर क्लियर हो, जो भी आप तैयारी कर रहे हैं। तो ऐसे ही आगे बढ़ते रहिए, पढ़ते रहिए। तो जल्द हाजिर होती हूँ मैं नेक्स्ट क्लास के साथ। इसी चैनल पर बने रहिए। थैंक्स।